हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो हम कवर कर रहे थे अपना हिंदी का पोर्शन, और इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने जाना हमारी जो राजभाषा है उसको संविधान के जो उसके अनुच्छेद हैं या उसको जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में जाना। तो आज हम जानेंगे अपनी जो हमारी हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि, उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है देवनागरी लिपि का, एक ही की लिपि का। अब जो लिपि है, हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अब यह देवनागरी ही क्यों है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, किन किन भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, इसके गुण और इसके जो दोष हैं उसको जानेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है और जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए देवनागरी लिपि जो है, जो हिंदी की लिपि है, तो यह क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। लिपि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसी समय मैंने आपको एक बताया था कि लिपि होता है लिखने की शैली। ठीक है, तो उसको लिपि कहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी भाषा की लिपि जो देवनागरी लिपि है, इसका देवनागरी नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। जो हमारे प्राचीन समय में जो गुजरात का क्षेत्र था, तो यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मण कहलाते थे, तो इनके द्वारा इसका उपयोग करने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। मैं यहाँ पर सिर्फ देवनागरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लिपि है देवनागरी, उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे, उनके द्वारा इसका प्रयोग करने पर इसको देवनागरी कहा गया। साथ ही इसका जो दूसरा मत हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जो बताया जाता है, वो था कि नगरों में स्टार्ट होने के कारण इस जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, इसके नगरों में स्टार्ट होने के कारण, नगरों में प्रारंभ होने के कारण इसको देवनागरी लिपि कहा गया। तो यह इसका दूसरा मत है। और साथ ही जो दक्षिण की तरफ जो हमारे विजयनगर साम्राज्य हैं, वहाँ पर तो जो उनकी जो दान पेटी में जो लिपि लिखी जाती थी वह सारी नंदनागरी लिपि कहलाती थी। तो उससे हमारी जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ। यह इसके भिन्न भिन्न मत हैं, तो इसमें कोई एक मत नहीं प्रस्तुत होता है, इसमें अलग अलग मत प्रस्तुत होते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है, तो देवनागरी लिपि इसका विकास कैसे हुआ, तो यहाँ पर जानते हैं। तो हमारे जितने भी प्राचीनतम या जो शिलालेख हैं, या कहें कि जितने भी प्राचीनतम सिक्के हैं, उसमें जो दो हमारी लिपियाँ होती थी, एक थी ब्राह्मी लिपि जो प्रयोग होती थी, और दूसरी है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, ठीक है। तो जो हमारे प्राचीनतम जो शिलालेख हैं या जो सिक्के हैं, उनमें जो लिपियाँ प्रयोग में आती थी, जो सबसे प्राचीनतम थी वह एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्ठी लिपि। तो इसमें क्या था कि जो हमारी जो देवनागरी बनी, नागरी के बाद जो देवनागरी का स्वरूप आया, तो यहाँ हमारी किससे, ब्राह्मी से विकसित हुई। तो यहाँ पे हम खरोष्ठी लिपि के बारे में अध्ययन न करके यहाँ पे ब्राह्मी लिपि को समझेंगे कि ब्राह्मी लिपि से कैसे हमारी देवनागरी लिपि बनी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में क्या हुआ कि गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि दो भागों में बट गई। एक थी हमारी उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी हमारी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी देवनागरी थी वह उत्तरी ब्राह्मी से निकली। दक्षिणी ब्राह्मी से हमारी साउथ की जो मलयालम भाषाएं हैं उनकी लिपि, या ये कहीं की कुछ अन्य लिपियाँ निकली। तो जो हमारी देवनागरी थी वो उत्तरी ब्राह्मी से निकली। तो यह कैसे इसके कालों के हिसाब से इसको बांटा गया है, इसको जानते हैं। तो उत्तरी ब्राह्मी जो हमारी लिपि है, इससे जो सबसे पहले हमारी लिपि आई वह थी गुप्त लिपि। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी से हमारी गुप्त लिपि आई, उसके बाद सिद्ध मातृका जो हमारी लिपि है वह आई, और उसके बाद कुटिल लिपि आई। ठीक है, तो उत्तरी ब्राह्मी जो यह लिपि थी, यह
350 ईस्वी तक जो थी हमारी उत्तरी ब्राह्मी का जो लिपि थी वह 350 ईस्वी तक थी। गुप्त जो हमारी गुप्त लिपि थी यह 4 से 5वीं सदी तक हमारी कौन सी गुप्त लिपि यह आई। सिद्ध मात्रका लिपि 6वीं सदी तक हमारी सिद्ध मात्रका और कुटिल लिपि थी 8 से 9वीं सदी तक कौन सी कुटिल लिपि आई। ठीक है, अब कुटिल लिपि भी यहाँ पर 2 पार्ट्स में 2 भागों में विभाजित हुई, जिसमें एक थी नागरी लिपि, जिससे आगे चलकर हमारी देवनागरी लिपि आई, और इसके बाद थी एक शारदा या टाकरी लिपि, जिसको मैंने आपको बतलाया था कि कुमाऊं और गढ़वाल की जो प्राचीन जो ऐतिहासिक जो हमारी लिपि थी वह शारदा या टाकरी लिपि के वो लिपि है। ठीक है, तो यहाँ पे कुटिल लिपि 2 पार्ट्स में 2 भागों में विभाजित हुई, जिसमें एक थी नागरी लिपि और दूसरी शारदा लिपि। ठीक है, तो ब्राह्मी जो हमारी लिपि थी खरोष्टी और ब्राह्मी, जिससे ब्राह्मी से जो 2 भागों में बटी थी, एक उत्तरी ब्राह्मी और साथ ही दूसरी थी दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है, तो यह पहली थी वह थी उत्तरी ब्राह्मी और जो दूसरी थी वह दक्षिणी ब्राह्मी, जिसमें उत्तरी ब्राह्मी 350 ईस्वी तक हमारी उत्तरी ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ। साथ ही गुप्त जो हमारी इसके बाद लिपि थी गुप्त लिपि वह 4 से 5वीं सदी तक, सिद्ध मात्रका जो लिपि थी वह 6वीं सदी तक, और कुटिल लिपि जो 8 से 9वीं सदी तक थी। इसमें इसके 2 भाग आगे सामने उभर कर आए, जिसमें एक नागरी और दूसरी शारदा लिपि थी। ठीक है, अब इसमें नागरी जो लिपि थी इसके बाद नागरी लिपि भी 2 भागों में विभक्त हुई। इसके बाद नागरी जो हमारी लिपि है इसके 2 भाग सामने आते हैं, जिसमें फर्स्ट है पश्चिमी शाखा और एक है पूर्वी शाखा। ठीक है, तो जो हमारी पश्चिमी शाखा है उसमें पहली जो लिपि आई वह थी देवनागरी। ठीक है, इसके साथ इसकी सेकंड आई वह थी राजस्थानी, फिर थी गुजराती, एक थी महाजनी और अगली थी कैथी लिपि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कितनी 5 लिपियाँ आती हैं पश्चिमी शाखा के अंदर, देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी। और पूर्वी शाखा के अंतर्गत हमारी 3 लिपियाँ आती हैं, जिसमें पहली है बांग्ला, फिर है असमी और साथ ही है उड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी शाखा के अंतर्गत 3 लिपियाँ बांग्ला, असमी और उड़िया, और पश्चिमी शाखा के अंतर्गत 5 लिपियाँ आती हैं। ठीक है, तो हमारी जो देवनागरी लिपि है यह नागरी जो लिपि है उसकी एक शाखा पश्चिमी शाखा से विकसित हुई। ठीक है, तो देवनागरी लिपि नागरी की पश्चिमी शाखा से विकसित हुई। अगर क्वेश्चन बनता है कि उसका विकास किस लिपि से हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्राह्मी लिपि से, जिसमें ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत उत्तरी ब्राह्मी से हमारा किसका देवनागरी लिपि का विकास हुआ। उत्तरी नागरी के बाद इसमें नागरी लिपि और नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। यह क्वेश्चन बनता है तो यह आंसर इसका होगा। ठीक है, तो हमारी देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, वह हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानते हैं, हमने जाना कि इसका विकास कैसे हुआ, यह नागरी जो हमारी लिपि है इससे देवनागरी लिपि कैसे विकसित हुई। इसके बाद हम जानते हैं जो हमारी देवनागरी लिपि है इसका स्वरूप जानते हैं। ठीक है, तो जो देवनागरी लिपि है यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाईं ओर लिखी जाती है और साथ ही यह अक्षरात्मक लिपि है। क्या है? अक्षरात्मक
लिपि है। ठीक है, तो देवनागरी जो लिपि है यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और साथ ही यह क्या है, अक्षरात्मक लिपि है। इसमें देखिए पूछता है कि जो क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा जो है, जो भाषाएं हैं, अन्य भाषाएं या देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं, कभी वो पूछता है। तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं वह हैं अवधी। ठीक है, तो जैसे अवधी है, इसमें है कुमाऊनी भाषा। ठीक है, इसमें है कश्मीरी। ठीक है, तो यहाँ पर कश्मीरी है, कन्नौजी है। ठीक है, तो गुजराती, चंबयाली। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ी, जुमली, गढ़वाली। ठीक है, तो गढ़वाली ये हमारी भाषाएं हैं। इसमें गुजराती हमारी लिपि जो है गुजराती की लिपि नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं वह है अवधी, कुमाऊनी, कश्मीरी, कन्नौजी, चंबयाली, छत्तीसगढ़ी, जुमली और गढ़वाली। तो यहाँ पर हमारी इतनी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसमें हिंदी भी है, जो हिंदी की लिपि ही देवनागरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जो भाषाएं हैं उनकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमने जानते हैं या जो सीधे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको बतलाता चलता हूँ मैं आपको, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सीधे तौर पर ही पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम जो उपयोग है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। नरेश जयभट्ट के शिलालेखों में 700 से 800 ईस्वी के मध्य मिलता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, गुजरात नरेश जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो तथ्य है, फैक्ट है, यहाँ पे जो हमारी हिंदी जो भाषा थी उसकी जो लिपि देवनागरी थी, इसको देवनागरी लिपि बनने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी अंग्रेजी की जो लिपि थी वह रोमन लिपि, वह फारसी की जो लिपि थी, फारसी लिपि थी, उसकी ओर ज़्यादा मुड़ी हुई थी या कहें कि उसकी तरफ झुकी हुई थी। तो इसलिए हिंदी भाषा की जो लिपि थी उसको फारसी बनाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो वहाँ पर उसको देवनागरी, हिंदी की जो लिपि अभी देवनागरी है, इसको अपनी देवनागरी लिपि बनने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो इसको जानते हैं हम। तो फारसी लिपि, यहाँ पर जो दूसरा फैक्ट है, जो तथ्य है, वह है फारसी जो लिपि है इसके स्थान पर नागरी लिपि और साथ ही हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रथम जो प्रयास था वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया। ठीक है, तो जो हमारी जो देवनागरी लिपि है या एक यहीं की नागरी लिपि
और फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के विकास के लिए जो सबसे पहला प्रयास था वह राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया। जो यह प्रयास था, इनका जो प्रयास था 1968 में हिंदी संबंधी जो प्रतिवेदन था इनका, मेमोरेंडम कोड करेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इनका जो पहला प्रयास था वो 1968 में हिंदी संबंधी जो इनका प्रतिवेदन था, मेमोरेंडम कोड करेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो फैक्ट थे मैंने इसको आपको बताया। तो इसके साथ ही जो हिंदी भाषा है, उसकी लिपि देवनागरी लिपि बनाने के लिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में ईस्वी में काशी में की गई। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में की गई, जिसके उपरांत 18 अप्रैल 1900 से सरकारी जितने भी प्रयोजन में हिंदी की जो लिपि है देवनागरी का उपयोग शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा जो फैक्ट है, जो दूसरा तथ्य है, वह है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी में की गई, जिसके उपरांत 18 अप्रैल 1900 से सरकारी जितने भी प्रयोजन है उसमें हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसका उपयोग हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो रोमन लिपि, जो अंग्रेजी की लिपि थी, उसका झुकाव फारसी की तरफ था। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी या नागरी की तरफ ना बनाकर उसको भी फारसी जो हमारी लिपि है उसमें ढालने की एक कोशिश की गई। लेकिन जो देवनागरी लिपि है उसको, जो हिंदी की जो लिपि देवनागरी लिपि है, इसको संघर्ष करना पड़ा और इसके संघर्ष के दौरान कई जो सभाएं हैं उनकी स्थापना की गई, जिसमें नागरी प्रचारणी सभा का भी नाम आता है, जिसमें इसको 1893 में स्थापित किया गया। ठीक है, और इसके साथ ही शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद कहा जाता है, उन्होंने हिंदी भाषा की लिपि नागरी लिपि और साथ ही उसके विकास के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास किए वो मैंने आपको बतलाया। ठीक है, तो इसके बाद जो देवनागरी लिपि के गुण और दोष हैं उनको जानते हैं। यहाँ पर जो गुण लिखे हैं ये है एक सांकेतिक भाषा चिन्ह। ठीक है, तो एक ध्वनि संकेत के लिए यहाँ पर अलग से एक सांकेतिक चिन्ह दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक जो ध्वनि संकेत है या कोई भी ध्वनि संकेत जैसे क है या ख है, उसके लिए कोई दूसरा सांकेतिक ध्वनि या एक से अधिक सांकेतिक चिन्ह हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसमें लेखन और उच्चारण में समरूपता है। यहाँ पर जो लिखा जाता है वही उच्चारित किया जाता है। ठीक है, एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा एक ध्वनि का निरूपण होता है। यहाँ पर जो सांकेतिक चिन्ह है
उनका जो अलग से एक हर एक के लिए एक सांकेतिक चिन्ह के लिए एक अलग ध्वनि है, ठीक है। यहाँ पर यह चीज़ बतलाता है। इसमें कोई भी इसके जितने भी वर्ण हैं इनमें कोई भी मूक वर्ण नहीं है, ठीक है। इसमें अर्ध अक्षर की सुगमता है। यहाँ पर जैसे क है उसको हम आधा लिख सकते हैं, र है उसको आधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर वर्ण को हम आधा लिख सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ की सुगमता है। यहाँ पर जो भी रोमन लिपि है वहाँ पर इसकी सुगमता नहीं है। वहाँ पर ए है, जैसे अल्फ़ाबेट ए है उसको पूरा ए ही लिखा जाएगा। पर अगर हमारे पास क है तो इसको हम आधा क भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो लेखन और मुद्रण में एक रूपता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर ऐसा कुछ रहता नहीं है। यहाँ पर जो हमारी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें के एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। इसको बड़ा या छोटा करके लिखने का इसमें कोई भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके गुणों को जानना है। अब हम जानते हैं इसके दोषों के बारे में। तो देवनागरी लिपि में मैंने आपको गुण बताए, तो इसके साथ ही इसके कुछ दोष हैं जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोषों की चर्चा करते हैं। तो इसमें जो देवनागरी लिपि है इसमें टोटल जो 403 हमारे वर्ण हैं, इनको टाइप करने के कारण टंकन और इनके मुद्रण में जो होती है वो दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो 433 हमारे जो वर्ण हैं उनके लिए कई बार कॉम्बिनेशन की भी होती है, तो इसमें टंकण और मुद्रण में इनमें कठिनाई होती है, ठीक है। और साथ ही सिरोरेखा बोलते हैं जितने भी हमारे देवनागरी लिपि है उसका जो मेन या मुख्य जो बिंदु है वो सिरोरेखा ही है। सिरोरेखा जैसे भ्रम है तो भ्रम के ऊपर ये जो तिरछी पाई है, ठीक है, इसको हम सिरोरेखा बोलते हैं। तो सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक मानते हैं कई हमारे जो लोग हैं, वो सिरोरेखा नहीं लगाते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। लेखन में उनके वो सिरोरेखा का प्रयोग मतलब अनावश्यक मानते हैं। साथ ही लेखन के लिए इसमें बार बार हाथ उठाना पड़ता है। इसमें जैसे कर्सिव राइटिंग होती है इंग्लिश में, ऐसा नहीं होता है। इसमें लेखन के लिए बार बार हाथ उठाना पड़ता है। र को लेकर भ्रम की स्थिति होती है कि र कई बार जो कोई शब्द है उसके र नीचे लगता है, ठीक है, नीचे लगता है। कई बार र ऊपर लगता है, कई बार र जैसे प है, प में र नीचे न लगकर उसके साथ उसको सहारा देने के लिए लगता है। तो यहाँ पर र को लेकर एक भ्रम की स्थिति होती है, तो यह इसका दोष है। जैसे जो हम बोलते हैं या जो हम सुनते हैं उसी के अनुसार हम र को अपनी हिसाब से एक शब्द में लगा देते हैं, ठीक है। ई की मात्रा, ध्यान दीजिए कि ये छोटी ई की मात्रा इसमें भी बहुत ही भ्रम स्थिति पैदा होती है। जैसे ई की जितनी भी मात्रा होती है, जैसे यहाँ पर है द्विरूप लिखा हुआ है, इसमें जो हमारा द्विरूप है इसमें जो ई की मात्रा का उच्चारण है वह जो हमारा द है, द वर्ण है, उसके पश्चात होता है। जबकि अन्य सभी में हमारा जो स्वर है, ई जो छोटी ई हमारा जो स्वर है, इसका जो साउंड है, जो इसका उच्चारण है वह वर्ण के या कोई भी व्यंजन है उसके पश्चात होता है। तो यहाँ पे ई की मात्रा को लेकर भी भ्रम की स्थिति होती है। यहाँ पर द्विरूप वर्ण है, जैसे अ और ज्ञ में कई बार मतभेद नहीं हो पाता है। श और त्र जो बोलने में, और भ, ये देखिए इसको पुराना ये झ, इसको झ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यह झ और झ जैसे स है, स्र है, इनको बोलने में, इनको उच्चारण करने में कई बार भ्रम की स्थिति होती है, ठीक है। इसमें समरूप वर्ण जैसे ख में र और व का लोप दिखाई देता है, घ में ध दिखाई देता है, म में भ का भ्रम स्थिति इसकी उत्पन्न होती है। इसमें अनावश्यक वर्ण है जैसे र, ङ, ठीक है, जैसे गंगा पुराने टाइम पे लिखते थे, ठीक है, ये और साथ ही स और अंग और ध्यान दीजिए इसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। ये यहाँ पर इसका जो दोष है, यह इतने दोष हैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें से आपको इनके दोष याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि का कोई आपको दोष अगर पूछता है तो उसमें आप इसको ध्यान रखेंगे कि अनावश्यक वर्णों का इसमें उच्चारण, जो शुद्ध उच्चारण आज भी नहीं हो पाता है, वह आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जानते हैं हम अपने पर्यायवाची शब्दों को। तो इसके बाद जानते हैं हम 5 पर्यायवाची शब्दों को, जिसमें पहला है सेना। सेना का होता है ऊनी, कटक, दल, चमू, अनेक और अनेकिनी। शेर का होता है केहरी, केसरी, वनराज सिंह, शार्दूल, हरि और मृगराज। ध्यान दीजिएगा कि मृगराज भी किसका, शेर का पर्यायवाची है।
सर्प का होता है अहि, नाग, भुजंग, भुजंग कई बार पूछता है, विषधर, व्याल, उरग और सांप इसके पर्यायवाची हैं। झंडा का होता है ध्वजा, पताका, केतु, केतु निशान, यह किसके, झंडा के पर्यायवाची हैं। किरण के रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशुकर, ज्योति, दीप्ति और प्रभा किसके, हमारे किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये हमने पर्यायवाची शब्दों को जाना। ठीक है, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जानते हैं हम अपने विलोम शब्दों को। विलोम शब्दों को, 5 विलोम शब्दों को जानते हैं। तो यहाँ पे पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। शाश्वत का नश्वर होता है नीरस होता है, उसका होता है सरस। मंद का होता है द्रुत और भूषण का होता है दूषण। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसमें अर्थ बतलाता चलता हूँ मैं। प्रत्यक्ष जो सामने हो वह प्रत्यक्ष कहलाता है। जो परोक्ष होता है उसका अर्थ होता है सामने से परे, या जो सामने ना हो वह परोक्ष कहलाएगा। शाश्वत होता है जो आजीवन रहे, जो लंबे समय तक रहे, वो शाश्वत कहलाता है। नश्वर होता है नष्ट होने वाला, जिसका एक समय निश्चित हो, वह नश्वर कहलाता है। नीरस होता है जिसमें रस का अभाव हो, ठीक है, वह नीरस कहलाता है। सरस होता है रस भरा, या ये कहें कि रसयुक्त, सरस कहलाता है। मंद होता है धीमा, ठीक है, वह मंद कहलाता है। द्रुत होता है बहुत अधिक तीव्र होता है, जो वह द्रुत कहलाता है। ठीक है, जिसकी बहुत अधिक तीव्रता हो। भूषण का अर्थ होता है गहना, और दूषण होता है सुशोभित ना हो, ठीक है, वह दूषण कहलाता है। ठीक है, सुशोभित जो हो वह भूषण, और जो सुशोभित ना हो वह दूषण कहलाता है। ठीक है, तो हमने जाना 5 विलोम शब्दों को भी। तो इसमें जो हमारा अगला रहेगा वह हिंदी का जो लास्ट टॉपिक है वह जानेंगे। ठीक है, इसमें जो हिंदी के सम्मेलन हैं उनको जानेंगे टेट के अनुसार, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर लिखें, जिससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसको क्लियर कर दें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।